देखो बेटा, बेटा अपन ने कर लिया था हेलोजिनेशन, सेकंड लिखो आइसोमराइजेशन। ये मत लिखना यहाँ से, बस में लिखो आइसोमराइजेशन। नया चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद तीन लोग। ये कितने कार्बन है बेटा? 4। इस पे अगर मैं AlCl डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो ये बन जाएगा 3 कार्बन की चेन बन जाएगी, एक नीचे आ जाएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है? अरे आइसोमर है ना दोनों एक दूसरे के। आइसोमर हो गया तो इसका मतलब कौन सा फिनोमेना है ये? आइसोमराइजेशन। कौन सा फिनोमेना है? आइसोमराइजेशन। हाँ ये चेन आइसोमर, इसे आइसोमराइजेशन कहते हैं प्रोसेस। आगे देखें एरोमेटाइजेशन। कितने कार्बन है? ये 6 कार्बन है। इस पे या तो Al2O3 डालूंगा या V2O5 डालूंगा या Cr2O3 डालूंगा। टेम्परेचर लूंगा 773 केल्विन और 300 ATM प्रेशर लूंगा। सीधा इससे बेंजीन बन जाएगी, ये मुझे याद रखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रटनी पड़ेगी, थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। वैनेडियम पेंटॉक्साइड। देखो नेक्स्ट कंट्रोल ऑक्सीडेशन। मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे कॉपर के साथ। एक बार मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे MO2O3 के साथ और एक बार करेंगे इसका नहीं, इथेन का करेंगे। इसमें बनेगा मैथेनॉल, इसमें बनेगा मैथेनॉल और इसमें बनेगा एसिटिक एसिड। ये तीनों रटने पड़ेंगे मुझे। CH3COO होल ट्वाइस Mn। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑक्सीडेशन है। देखो तीनों में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा मीथेन का कंबस्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 वाटर ही बनेगी। कंबस्शन से किसी भी कंपाउंड को कंबस्शन करेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो CO2 पानी बनेगा। लास्ट देख लो, पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो हाई टेम्परेचर पे जब किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो उसे पायरोलिसिस कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये है C6H14। इसको हीट करेंगे 773 केल्विन से ज्यादा पे तो क्या बनेगा? C6H12 प्लस हाइड्रोजन। ये ऐसे भी टूट सकता था, 5 कार्बन और 4 कार्बन। पांच और एक कार्बन से सही तो कार्बन
773 के। ये ऐसे भी टूट सकता था, 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, 10 और 4 14, 5 और 1 6, तीनों में से कुछ भी बन सकता है अगर 773 केल्विन से ज्यादा पे हीट कर रहे हैं। हाँ बस ये चैप्टर हो गया खत्म। उसका से बचा था हल्की। ठीक है भाई, अब हेडिंग डालो पी ब्लॉक, जहां से सब लोग लिखना शुरू करें। हर्षित आगे चलो। चैप्टर नंबर क्या है इसका? 13 12 11 कर लेते करने दो नहीं। देखो पी ब्लॉक कहां से शुरू होना है? 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक। 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सेकेंड पीरियड में? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। अच्छा रिपीट कर दे, बैगन आलू गाजर इन थैली, रिपीट कर दे, इन थैली। 14 ग्रुप में आ जाएंगे काशी गए शंकर प्रभु या संत प्रभु। ठीक है, बस यही दो अपने कोर्स में 15 से 18 हम लोग कब पढ़ेंगे? सर अभी पढ़ेंगे, फिर अगले साल क्या पढ़ोगे? तो अभी इस साल 13 और 14 ग्रुप अपने कोर्स को लिख। अभी 13 और 14 ग्रुप पढ़ रहे हैं बेटा। और हेडिंग डालो ग्रुप 13। ग्रुप 13 कोई स्पेशल नाम नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसमें 3s2 3p1, इसके नीचे वाले में 4s2 4p1। तो आ गया ना NS2 NP1। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, हमेशा पता है हमें, डाउन द ग्रुप साइज हमेशा बढ़ता है, पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर एक्सेप्शन होता है। आरती का बोलो बता। तो मैं भी नहीं पढ़ी कि अच्छा तो वापस से इन करूं? अच्छा अच्छा ठीक है। लिख लो बेटा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, पर ये एक्सेप्शन होता है बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम में, गैलियम का साइज बड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई गैलियम हैज
एक्सेप्शनली हायर रेडियस, रेडियस कह लो चाहे साइज कह लो एक ही बात है ना, देन एल्यूमिनियम। गैलियम के साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है? किसी बच्चे को पता है ये बात तो ध्यान से सुनना। गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31, क्या है? तो क्या इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? डी में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत खराब है। कौन सा इफेक्ट खराब है? कौन सा इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट खराब है। तो क्या ये न्यूक्लियस की तरफ से ज्यादा अट्रैक्शन पड़ेगा? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर रिपेल करते हैं, उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर इस बच्चे पे बाहर फोर्स कम लगेगा तो मेरी तरफ खिंचा जाएगा ना ये, तो ये शील्डिंग इफेक्ट खराब लग रहा है इसमें, तो ये अंदर न्यूक्लियस की तरफ खिंचा जाता है, तो अंदर आ जाएगा, तो ये यहाँ की बजाय ये यहाँ देगी शेल, तो साइज कम हो गई ना यार। तो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि डी का शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है। तो आंसर लिखें बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का एक और नाम होता है, कौन बताएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट of electrons of 3D subshell is very poor. होनी चाहिए ना, पर हाँ तो होती है ना। अच्छा, एक्सेप्शनली लोअर रेडियस। सर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट से, हाँ हाँ, शील्डिंग और स्क्रीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट वन डालेंगे सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली होती है। बैगन, आलू, गाजर, एंथैल्पी ये साइज हो गया, ये होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? पर ये दोनों एक्सेप्शन होंगे। तो एक्चुअल ऑर्डर जो होना चाहिए वो नहीं आता, ये आता है। एक्चुअल ऑर्डर जो आपको याद रखना है वो ये है, डी जी ए एल टी एल एन जे, ये। तो जीए का ज्यादा क्यों जाता है एएल से? क्योंकि जीए की साइज छोटी हो जाती है। रीजन लिखते हैं, इसी के अंदर होता है, बिकॉज size of GA is lesser due to poor shielding effect of D electrons। और इसमें हाँ, poor shielding effect of electrons of F subshell। तो शील्डिंग इफेक्ट इसमें डी है, इसमें एफ है। डी इलेक्ट्रॉन से डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन, एफ सबशेल है, एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट खराब है। तो उस पे शील्डिंग इफेक्ट खराब हो गया तो न्यूक्लियस से जोर से खींचेगा, तो उसको निकालना मुश्किल है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो टीएल का ज्यादा क्यों होता है आयनाइजेशन एनर्जी? प्रियांशी, एफ का शील्डिंग इफेक्ट पूरा होता है। गैलियम का ज्यादा क्यों होती है आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से? क्योंकि छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इसका खराब होता है डी का। तो गैलियम के केस में आपको लिखना है पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी।
और थैलियम के केस में लिखना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F। गैलियम का क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, गैलियम में इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट खराब लग रहा है तो न्यूक्लियस से खींच जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खींचेगा ना, बाहर फोर्स कम लग रहा है तो न्यूक्लियस भी खींच रहा है, बाहर भी फोर्स लग रहा है, बाहर अब कम लग रहा है तो न्यूक्लियस खींच लेगा उसको, इसको निकालना मुश्किल है ना। ठीक है, तो गैलियम का आईपी ज्यादा क्यों है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी। इंडियम थैलियम का ज्यादा क्यों है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो होते हैं 13 ग्रुप वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करते हैं, इज शोन जनरली। अब मैं आपको देता हूँ बैगन, आलू, गाजर इन थैली। अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरोन +3 दिखाता है, एल्यूमिनियम +3 दिखाता है, गैलियम +3 +1 दोनों दिखाता है, मगर +3 ज्यादा स्टेबल होती है। इंडियम +1 +3 दोनों दिखाता है, पर +1 ज्यादा स्टेबल होती है, और एल्यूमिनियम से +1 दिखाता है। ये नोट करो, एल्यूमिनियम दोनों दिखाया ना, पर +3 ज्यादा स्टेबल है, जिसके नीचे अंडरलाइन हो ज्यादा स्टेबल है, इसमें +1 ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो आप एक चीज नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद एक बताना मुझे, क्या जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं 3 ज्यादा स्टेबल होती जा रही है ऑक्सीडेशन नंबर, या +1 स्टेबल हो रहा है, तो इससे वो सोच लो +1। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है नीचे जाने पे, या लोअर ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लोअर। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, नेम द इफेक्ट in which lower oxidation state for lower elements is more stable। कोई बता सकता है क्या नाम है इस इफेक्ट का, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो टीएल सीएल ज्यादा स्टेबल होगा या टीएल सीएल। एक सेकंड रुकना मेरी बात, यहाँ कितने सीएल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, जितने सीएल उतना ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कितने सीएल है, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा हर क्षेत्र +1 या +3, +3। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो टीएल सीएल ज्यादा स्टेबल। क्वेश्चन लिखो, विच इज मोर स्टेबल, TLCl and TLCl and why। आंसर लिखना, TLCl due to repulse due to inert pair effect। रियल लिख दिया। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है बता दो। पीबी भी नीचे रहा ना, काशी गए शंकर प्रभु लेड, पीबी नीचे आता है, तो PbCl2 ज्यादा स्टेबल है, PbCl4 क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लोअर वाला ज्यादा स्टेबल है। देखो डिफाइन इनर्ट पेयर, अच्छा इनर्ट का मतलब होता है कम रिएक्टिव। क्या मतलब होता है इनर्ट का, कम रिएक्टिव। अब आप मुझे बताओ, यहाँ टीएल कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है, यहाँ कितना दिखा रहा है, +3। अब एक चीज मुझे बताओ, +1 का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिए, कितने दिए, और +3 का मतलब हर्षित कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन दिए। +1 का मतलब कितने दिए, 1, +3 का मतलब, तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन
कौन दे रहा है? ये दे रहा है। पर इनर्ट वेयर इफेक्ट के हिसाब से इनर्ट का मतलब होता है कम रिएक्टिव होना। इनर्ट का मतलब होता है तो टीएल ज्यादा स्टेबल है, तो टीएल की जो टेंडेंसी है, टीएल का जो नेचर है वो 3 इलेक्ट्रॉन देने का है या 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तभी तो ये बन रहा है। केवल ये नहीं बनता ना, ये कम स्टेबल है ना, ये नहीं बनता। अरे 2 चेयर है, एक अच्छी चेयर, एक टूटी हुई चेयर है, तुम किस पे बैठोगे? अच्छी चेयर पे। जो ज्यादा स्टेबल उसमें बैठोगे, ये तो बनेगा ही नहीं, इसमें तो बैठोगे ही। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि टीएल की टेंडेंसी है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देने। तो उसके इसी टीएल के ऊपर जो भी एलिमेंट आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहते थे? 3। और ये कितना देना चाह रहा है? तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई या कम हो गई? तो क्या बोलेंगे? इनर्ट। इनर्ट हो गई। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देना रोक दिया ना, से 3 से 1 आया, +2 थोड़ी हुआ स्टेबल, इसलिए पेयर। अब क्यों होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो बेटा, ये है थैलियम। क्या है ये? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p1। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? अब आप लोग सब कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? बहुत आसान। बैगन, आलू, गाजर इन थैली है, इसकी क्या है? 2s2 2p1। इसकी क्या है? इसकी, हाँ, इसकी है 4s2 4p1, इसकी है 5s2 5p1, इसकी है 6s2 6। बात क्लियर हो गई? 6s2 6p1। चले, अच्छी बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ना, शाम को कर जाएगा। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग। तो 6s2 6p1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है भाई? 6s2 तो क्या कितने शेल बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये 6s2 6p1 है? अरे 6 शेल में होगी ना 6s2 6p1। और ये 4f है। 6 से पहले 4f भी तो भरेगा यार, 4th शेल भी तो आएगा 4f। 4f सब शेल चौथी शेल में आएगा, चौथे नंबर पे है ना। देखो 1 2 3 चौथे नंबर वाली में आ रहा है ना। 4f का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता है, खराब होता है? तो ये 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें शील्डिंग इफेक्ट कैसा लग रहा है? खराब, मतलब उसको रिपेल नहीं कर रहा। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन माही न्यूक्लियस से खिंचे हुए रहेंगे? खिंचे हुए रहेंगे न्यूक्लियस से। क्यों खिंचे हुए न्यूक्लियस से? क्योंकि इस पे शील्डिंग इफेक्ट खराब लग रहा है। किसका शील्डिंग इफेक्ट खराब लग रहा है? 4f का। तो अब ये जो थैलियम है 6s2 और 6p1, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 6s के 2 देता और 6p1 का 1 देता, टोटल कितने देता? अब ये 6s के 2 इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं क्या? वो तो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, तो कितने दे पाएगा? केवल 1। इसलिए इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। फिर से सुनेंगे, फिर मैं आपसे रिपीट कराऊंगा, देखना। थैलियम की कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p1 है। आउटर मोस्ट 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6p में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ठीक है। 4f में भी इलेक्ट्रॉन गए। 4f का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? रियल खराब है। तो 6s पर शील्डिंग इफेक्ट कैसा लग रहा है? खराब। तो 6s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, तो न्यूक्लियस से बंधे हुए तो क्या टीएल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की? नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ना, सिर्फ कितने दे पाएगा? तो टीएल क्या दिखाएगा? +1 दिखाएगा, +3 दिखाएगा? अच्छा, +3 दिखाते तो रिएक्टिव ज्यादा था, अब +1 दिखा रहा है तो रिएक्टिव, इसलिए क्या बोलेंगे? इनर्ट। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन थे 6s में? 2। पेयर हो गया ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई, इसलिए इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं लिखवा देता हूँ, एक बार मुझे अनुष्का बता देगी क्या होता है इनर्ट पेयर। का न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 देता है, 1 ही देगा 6p वाला, 1 देगा। ठीक है, तो लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको ऐसे लिखना फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जिससे याद रहे। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of electrons of 4f subshell, due to poor shielding effect of electrons of 4f subshell,
electrons of 6s subshell are attracted towards nucleus. सर 6s वाला तो पेयर में तो गूगल अटैच होंगे जो अकेला 6s पास होता है ना, बट जो 3 का अकेला पड़ा ना वो एक इलेक्ट्रॉन है पेयर है तो 6s पास है ना, पहले स्क्रीन में उस पे लगेगा, ठीक है। आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो लेस टेंडेंसी टू लूज these two electrons. तो 6s का भी शील्डिंग इफेक्ट खराब हो जाएगा। 4f होता है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब 4f का शील्डिंग इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर 6s का खुद का नहीं, so it loses only one electron. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इन शॉर्ट, अगर हम बोले कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, नीचे यानी ग्रुप में नीचे आने वाले एलिमेंट्स अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होते हैं, क्या होता है, लोअर एलिमेंट्स मोर स्टेबल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो कौन से ज्यादा स्टेबल है, TLBr या TLBr3? और हर्षित PbCl2 या PbCl4 या Pb+2 या Pb+4 है? PbCl2 बिल्कुल सही। U2 इनर्ट पेयर गैस को पेयर इफेक्ट। अरे क्या इनर्ट गैस, आपको पढ़ाया हुआ अभी तक याद है ना सर? अच्छा किसी को मत कहा करे, कोई आएगा नहीं तो कुछ। ये दो चीजें चलती हैं, तो ये चलता है। चलिए बेटा आगे देखो, हमने ये पढ़ लिया। अब लिखो 13 ग्रुप पढ़ रहे हैं बच्चों, 13 ग्रुप में बताओ बोरोन आता है ना, तो लुईस एसिड है और ये है, तो लिखो डालो बोरोन। ठीक है, एक को पढ़ेंगे ना नहीं बोरोन, बोरोन की एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो 1s2 2s2 2p5 2p1 हो गए 5, 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 हो गए, ठीक है। बोरोन फॉर्म्स कंपाउंड्स BF3 BCl3 etc. BF3 BCl3 बनाता है बोरोन। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, BF3 बन रहा है तो तरुण BF3 को अगर आप ध्यान से देखो तो कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल 6। और कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल बेटा 6। स्टेबिलिटी के लिए कितने होने चाहिए 8, तो क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है,
तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। गरीब है ये, गरीब है, ठीक है, भिखारी नहीं है पर गरीब है। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन are electron deficient in nature. कंपाउंड्स ऑफ बोरोन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, सही बात है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात बताइए आपने? नई बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं आदित्य, वो लुईस एसिड होते हैं, लुईस बेस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड। so compounds of boron behave as Lewis acid. BF3 लुईस एसिड है या लुईस बेस है? La है या Lb है? La, लुईस एसिड। कैसे याद रखेंगे? देखो चंचल, लुईस एसिड, L का मतलब लुईस एसिड। लुईस एसिड लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। La लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर भी लुईस एसिड। La से लुईस एसिड और लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करते लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने वाले लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस। तो बोरोन के कंपाउंड कैसे होते हैं? लुईस एसिड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला BCl3 is लुईस एसिड और लुईस बेस। पक्का? बिल्कुल। देखो BCl3 is लुईस एसिड, लुईस एसिड। BCl3 कैसा होता है? लुईस एसिड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। होने कितने चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेने वाले एक्सेप्टर लुईस एसिड। आगे बढ़े। इसी में एक कंपाउंड है बोरिक एसिड। आप लोगों ने सुना है बोरिक एसिड? कैरम बोर्ड खेलते हो तो पाउडर छिड़कते ना, बोरिक एसिड होता है वो। कभी बरसात के दिनों में आंख आई है, आई फ्लू, लोकल भाषा में कहते हैं आंख आ गई, उसकी आंख आ गई। अबे आंख आई फ्लू जाता है इन्फेक्शन, तो बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक भी होता है। इसको पानी में डिसॉल्व करके तो आंख धोने से साफ हो जाती है, आंख ठीक हो जाती है। समझे बात में? बोरिक एसिड हो गया, अच्छी बात है। आगे बढ़ रहे हैं। बोरिक एसिड होता है H3BO3। क्या फॉर्मूला है? अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। वीक एसिड। तो बोरिक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। तो नोट डाल के लिखो, बोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक एसिड। मैं जो जो लिखा रहा हूँ बस इतना ही याद करना है। कॉपी बुक पढ़ो, अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ बुराई नहीं है, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत 3 ब्लॉक में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही आता है। आपका पढ़ के 15 मार्क्स है। कितने में? 20 में से सर, वो मैं कह रहा हूँ, सुनते नहीं। तुम यार ऐसे मत कह। ये दुकान बंद करा देगा। बोरिक एसिड बिहेव एज अ वीक एसिड। बताओ वीक एसिड क्यों है? देखो मेरी बात सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो H+ देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो H+ देता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड, 2 तरह के एसिड होते हैं, या तो जो H+ दे, HCl देता है ना H+, स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 है, H+ देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, पर ये कैसा एसिड है? ये H+ देता नहीं है। आज ये पेन नहीं लाया, आज ये पेन नहीं लाया, तो मुझसे पेन मांगा।
तो किसका पेन है ये? मैंने दिया। ऐसे ही बोरिक एसिड है, ये अपना H+ नहीं देता, पानी का H+ पानी में देता और कहता मैं एसिड मैंने पेन दिया। अबे तो पानी का H+ पानी में दिया, देखो कैसे। देखो देखो देखो, बोरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि H3BO3 को बोलो H3BO3 है ये। ऋतिका, प्रियांश, अर्णव, शैलेश, क्या ये H3BO3 है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने पानी से कराई। अब ये एसिड है ना यार, एसिड किसको खींचेगा? एसिड H+ देते हैं पर खींचेगा किसको? लेगा किसको? OH- को। तो ये OH- को ले लेता है। OH कितने हो गए? 3 तो पहले थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। और माइनस को लिया तो एक माइनस और आ गए। अरे OH को लिया, OH- को लिया और H+ दे दिया। ये दे दिया इसके H+। अब इसने ले दिया तो पानी का H+ पानी में दे दिया इसने अपनी गेम तोड़ी दी है। यहाँ से H+, पानी का H+ पानी में दे रहा तो काय का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या है? वीक एसिड है। क्वेश्चन लिखो, व्हाई बोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक एसिड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं, तो HCl को पानी से कराएगा तो H+Cl- वो आयनाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो H+ पानी से HCl को बना देगा साथ ही। H+ और Cl- है तो H+ ज्यादा हो जाएगा ना, H- उतना कौन नहीं है, वो H+ पहले से न्यूट्रलाइज हो रहा है और H+ दे दिया पानी था, पानी में H+ और -, दोनों था, दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। आपने H+ डाला था, H+ ही पाया उसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ OH- जब करने का क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाई बोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक एसिड। तो आंसर लिखो, बिकॉज इट डज नॉट रिलीज H+ आयन। It only gains OH- आयन या इलेक्ट्रॉन कह लो या OH- आयन फ्रॉम वाटर। ये H+ नहीं देता, OH- दे देता है, तो ये वीक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड। अब लिखो इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को आपने गर्म किया तो क्या होगा? किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसमें H2O था वो बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा और क्या होगा? क्या ये बोरिक एसिड है? इसको हीट करो, देखो रटने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम वेक्टर क्लासेस में पढ़ रहे हो। H2 हटा दो इसमें से। या कितने H है? कितने H है? H2 हटा दो तो कितने H रह जाएंगे? B तो का तो तुमने कुछ किया ही नहीं। O कितने थे? कितने हटा दिए? H2 और हीट करेंगे फिर से H2 निकलेगी। अब बच्चा हो जाता है परेशान। बच्चा बोलते सर इसमें एक ही H है तो H2 कैसे निकालूं? तो उसको मैं समझाता हूँ, बेटा एक मोल नहीं होते दुनिया में, बहुत सारे मोल ले सकते हैं हम। ले सकते हैं ना कि एक भी चीज के कितने सारे मोल। H2O हटा दूं, एक H हटा दूं, एक H हटा दूं और एक O हटा दूं, हो गया H2O। कितने B बच गए? 2। O कितने बच गए? 2 और 1। क्या आंसर? क्वेश्चन आया, बोरिक एसिड को रेड हीट किया, बहुत गर्म किया, तो इससे ज्यादा क्या बनेगा? सोना चांदी थोड़ी निकल जाएगा उसमें से। देखो इस पर बेटा यही क्वेश्चंस आते हैं इजी से, और एक तो आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मैं लिखा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी बैक एक्सरसाइज में है, वो हमें करने पड़ेंगे। थ्योरी में हो चाहे नहीं हो, डेली बेसिस के नॉलेज पे वो क्वेश्चन हमें करना है। तूने इसको हीट किया तो फिर से H2 निकालेगी, तो इसमें HBO2 में कितने H थे? एक, तो 2 H कैसे निकालेगी? H2O 2 मोल ले लो।
अब 2H हटाओ, तो फिर वहां से जो 2 मोल जाएंगे HbO2 में इसको 2 मोल ले लिए, HbO2 ले लिया। अब इसमें से क्या हटा दिया, H2O हटा दें, H2 हटा दिया, एक O हटा दिया, क्या बच गया, B2O3 रह गया। हो गया सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखो, वाई एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर नॉट केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं, नहीं खाते यार, बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम के बर्तन हम लोग सब यूज करते हैं, पर रात भर पानी में नहीं रखते इसको। तुम सोचो कपड़े रखे पानी में रात भर तो अच्छे से धुल जाएंगे, नहीं, रात भर पानी में नहीं रखते। शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट, है नहीं, क्योंकि इसमें से Al+3 आयन लीक होके बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है, Al+3 आयन लीक होके, और वो खाने के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाएगा, वो पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। उस लीक का which may be ingested through food and could be toxic. इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन को रात भर पानी में नहीं रखते, कभी रख मत देना रात भर पानी में। दूसरा क्वेश्चन क्या बता दीजिए, एल्यूमिनियम मतलब येलो वाला जो मेटल होता तो एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये इसके ऊपर वो बोला हो गया। एक और क्वेश्चन है, हाँ हाँ, वाई कास्टिक सोडा, कास्टिक बेटा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बोलो, ऑनलाइन में कोई बच्चा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कोई बच्चा बताए मुझे, 10th में शायद पढ़ा था ये, शायद पढ़ा है ना 10th में। कास्टिक सोडा से बंद नालियां खुल जाती हैं, आपके घर की नालियां बंद हो, कास्टिक सोडा डाल से खुल जाएगी। Why caustic soda is used to open drain? Caustic, why caustic soda along with aluminium? Sorry. कास्टिक सोडा के साथ एल्यूमिनियम के कुछ पीस डाल देते हैं। कास्टिक सोडा डाला नाली में, कुछ एल्यूमिनियम के पीस डाल दिए, वो नाली खुल जाती है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके पानी के साथ, बच्चे बोले पानी कहाँ से आया, नाली में पानी तो होता ही, और नाली का एक है, तो फिर बंदी क्यों है, सूखी थी तो क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर से वो बंद नाली प्रेशर से। नहीं तो आपको अगर पूरी क्वेश्चन याद नहीं एग्जाम में तो आप बस ये लिख दो, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस व्हिच ओपन्स द ड्रेन। देखो, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। पानी है ना, पानी, उसमें थोड़ा साबुन डाल के बना लो, झाग बना लो, घर पे कभी, घर पे तो कर नहीं पाओगे वैसे, और उसमें हाइड्रोजन गैस डालो, क्या डालो, सुनना, पानी है, साबुन डालो उसमें, और हाइड्रोजन गैस डाल दो, बबल्स बनेंगे, बबल्स उड़ जाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस उड़ती है। जो बैलून्स होते हैं ना बाहर, एयरटेल का, आइडिया का एडवर्टाइजमेंट के लिए बैलून लगाते हैं, हाइड्रोजन भी होती है उसमें, हीलियम भी हो सकती है, पर हीलियम 4 गुना महंगी पड़ती है। हाइड्रोजन का सिलेंडर करीब आता है 1,500-2,000 रुपए का, हीलियम का 5,000-5,500 का उतना ही। बैलून जो गैस से गुब्बारे होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम महंगे है। It produces hydrogen gas which opens closed drain. देख लो,
मान लो चंचल, तुम्हें अपने घर से लेके खुशबू के घर तक नाइट्रिक एसिड को पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? नाइट्रिक एसिड। तो उसको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही पहुंचा। तो उससे पॉइजनस क्यों रहेगी फिर? Why aluminum utensils are used? ये aluminum containers are used to transport nitric acid. सर उसके साथ कुछ नहीं। क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कंटेनर है नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके पहले से ही ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, उसे क्या बोलते हैं? Al2O3। अब इसके अंदर नाइट्रिक एसिड भर दो कितना भी, जितना तुम्हारा मन करे, एल्यूमिनियम से कांटेक्ट पे वो आएगा ही नहीं, बिकॉज आंसर लिख लो, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर। अरे यार हवा में इसलिए देखो Al2O3 की लेयर बन गई ना अंदर। लोहे पे जंग लगती देखी है? जंग लगा हुआ लोहा देखा है? सोना चांदी को जंग लगी हुई देखी है? देखी होगी, दिवाली वाले दिन पुराने चांदी के सिक्के निकालते घर वाले, काले काले सो जाते हैं, जंग होती है। एल्यूमिनियम पे जंग लगती है कभी? नहीं सर। क्यों नहीं लगती? क्योंकि एल्यूमिनियम पे लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, तो उससे जंग नहीं लगती। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में